जसप्रीत स्टेज पर डांस प्रैक्टिस में पूरी तरह डूबी हुई थी। उसके हर स्टेप में आत्मविश्वास और मेहनत की छाप साफ दिखाई दे रही थी। पास खड़े अनुपमा और मनोहर जी उसकी लगन को देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अनुपमा के चेहरे की मुस्कान जितनी बाहर से सजी हुई थी, उतनी ही भीतर से वह बिखरी हुई थी। वह सरिता को पास बुलाकर कहती है कि थोड़ी देर रुककर जसप्रीत का डांस देख ले, लेकिन सरिता टाल देती है और कहती है कि उसे समय नहीं है। सरिता की बेरुखी से अनुपमा को कुछ गहरा चुभता है। वह खुद भी स्टेज पर जाने से कतराती है, जैसे वह खुद से ही भाग रही हो। दूर खड़ी भारती उसकी इस बेचैनी को भांप लेती है और चुपचाप देखती रहती है। अनुपमा के मन में हलचल थी। वह सोचती है कि राही ने अब अपनी डांस एकेडमी शुरू कर ली है, वही सपना जिसे कभी उसने जिया था। अब वही सपना राही अपने तरीके से जी रही है। उसे राही के लिए खुश होना चाहिए, लेकिन एक मां होने के बावजूद एक कलाकार का सपना शायद अधूरा रह गया था। वह मन ही मन राही के लिए प्रार्थना करती है कि वह सफल हो, लेकिन भीतर ही भीतर एक खालीपन उसे खा रहा था। वहीं दूसरी ओर राही एक अलग जद्दोजहद में उलझी थी। प्रेम और परी उसे भावनात्मक सहारा देने की कोशिश करते हैं। प्रेम राही से कहता है कि अपने हुनर में जिद को मत घोलो। उसकी बात माही को सुनाई देती है और प्रेम गुस्से में माही से कहता है कि अगर उसे जीतना है तो ईमानदारी से मेहनत करनी होगी, बेईमानी से नहीं। वह साफ कहता है कि उसे सब पता है कि माही ने क्या किया है। माही अपनी सफाई में कहती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन परी भी उस पर भड़क उठती है। राही अपने आप में उलझती जाती है। वह कहती है कि वह अनुपमा जैसी डांसर नहीं है, नहीं उनके जैसे खाना बना सकती है। प्रेम उसे ढांढस देता है और कहता है कि वह सबसे बेहतरीन है क्योंकि उसने अपनी मां से सीखा है। लेकिन राही का दर्द अब बर्दाश्त के बाहर था। वह गुस्से से कहती है कि इससे अच्छा होता कि वह खराब डांसर होती, कम से कम अनुपमा की परछाई तो नहीं बनती। वह नहीं चाहती कि लोग उसे अनुपमा जोशी की परछाई कहें। वह अब उस नाम से, उस रिश्ते से भी दूरी बना लेना चाहती है। प्रेम उसे समझाता है कि अनुपमा उसकी दुश्मन नहीं है, उसकी मां है। लेकिन राही कहती है कि अगर वह इतनी बेहतरीन है तो फिर उसकी डांस एकेडमी में कोई दाखिला क्यों नहीं ले रहा। इतने सारे प्रमोशन के बाद भी एक भी एडमिशन नहीं हुआ। प्रेम को शक होता है कि शायद कोई राही के खिलाफ साजिश कर रहा है। राही चौंक जाती है, आखिर कौन ऐसा कर सकता है। इसी बीच जसप्रीत की डांस प्रैक्टिस खत्म होती है और वह अपने पैरों में दर्द महसूस करती है। वह गर्म पानी से सिकाई करती है। भारती उसे देखती है और कहती है कि वह कितनी भाग्यशाली है कि वह इस दर्द को महसूस कर पा रही है। वह खुद एक जगह लाचार बैठी है, लेकिन अब वह ऐसे निराशाजनक विचारों से दूर रहना चाहती है। जसप्रीत कहती है कि हमें गुरु तो मिल गए हैं, लेकिन शिष्य नहीं। भारती उसे दिलासा देती है कि समय के साथ सब ठीक होगा और कोई न कोई जरूर आएगा। फिर भारती तय करती है कि जब तक वह चल फिर नहीं सकती, तब तक वह घर से ही रेडियो के लिए स्क्रिप्ट्स लिखेगी। अनुपमा को यह विचार बेहद पसंद आता है और वह इसका समर्थन करती है। कुछ देर बाद अनुपमा किसी काम के सिलसिले में बाहर निकलती है, लेकिन जसप्रीत को शक होता है कि अनुपमा कुछ छिपा रही है। भारती भी उसकी बात से सहमत होती है और कहती है कि अनुपमा जैसी बाहर से दिखती है वैसी अंदर से नहीं है। दोनों के मन में संदेह जन्म लेने लगता है। इधर शाह हाउस में एक अलग ही तनाव का माहौल था। किंजल रोते हुए घर लौटती है और बाबूजी उसकी हालत देखकर चिंतित हो जाते हैं। वह उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। किंजल बताती है कि उसकी नौकरी चली गई है। तभी तोशु उसे ताना मारता है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया कि नौकरी गई। बाबूजी उसे डांटकर चुप कराते हैं और किंजल से पूरी बात पूछते हैं। किंजल बताती है कि उसने गौतम की गड़बड़ी को उजागर किया था और इसी वजह से गौतम ने उसे नौकरी से निकलवा दिया। वह बताती है कि गौतम ने ऑफिस में उसकी चोरी का झूठा वीडियो लीक कर दिया, जिससे उसकी इज्जत खराब हो गई। वह बहुत दुखी होती है।
तभी गौतम वहां आता है और बताता है कि उसने किंजल को रिश्वत देने की कोशिश की थी, लेकिन किंजल ने मना कर दिया। वह तोशु को बताता है कि उसने 5 लाख रुपए का ऑफर दिया था। तोशु यह सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन गौतम वहीं पर धमकी देता है कि वह किंजल को किसी और जगह नौकरी नहीं करने देगा और कहता है कि जब तक वह नई नौकरी के लिए इंटरव्यू देगी उससे पहले ही वह उसके खिलाफ चोरी की खबर फैला देगा। वह चला जाता है। तोशु किंजल से पूछता है कि उसने गौतम का ऑफर क्यों ठुकराया। किंजल आत्मविश्वास से कहती है कि वह अपने ईमान के साथ समझौता नहीं कर सकती। वह कहती है कि अनुपमा ने उसे आत्मसम्मान सिखाया है और अब वह किसी के आगे नहीं झुकेगी। वह कहती है कि जब तक उसे नई नौकरी नहीं मिलती वह हार नहीं मानेगी और लगातार कोशिश करती रहेगी। उधर अनुपमा को एक औरत खाना बनाने का काम देती है। वह कहती है कि उनके सास ससुर की 50वीं शादी की सालगिरह है और वे चाहती हैं कि अनुपमा उनके लिए खाना बनाए। अनुपमा खुशी से यह काम स्वीकार करती है और कहती है कि यह उसका सौभाग्य है। वह उन्हें बधाई देती है और उनका आशीर्वाद लेती है। उस बुजुर्ग दंपत्ति को देखकर उसे बाबूजी की याद आ जाती है, जिसकी यादें हर नए काम की शुरुआत में उसके मन में उभर आती हैं। इस तरह एक ही समय पर कई जिंदगियों में अलग अलग मोर्चों पर जंग चल रही थी। कहीं राही अपनी पहचान की तलाश में उलझी थी, तो कहीं अनुपमा अपने अंदर के अधूरे सपनों से लड़ रही थी। भारती और जसप्रीत उम्मीद में बैठे थे और किंजल आत्मसम्मान की लड़ाई में अडिग थी। लेकिन इन सबके केंद्र में थी अनुपमा, जो हर मोर्चे पर अपनी भूमिका निभा रही थी, कभी मां बनकर, कभी गुरु बनकर और कभी खुद अपने आप से जूझती एक औरत बनकर। अनुपमा जब उस बुजुर्ग दंपति के साथ उनकी शादी की 50वीं सालगिरह पर खाना बनाकर लौटती है तो उनके घर में फैले प्यार और सम्मान को देखकर उसका मन भर आता है। वह भावुक होकर कहती है कि जिस घर में माता पिता का आदर होता है वहां भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। लेकिन उसी पल उसका फोन बजता है और वह कॉल उठाते ही गंभीर हो जाती है। दूसरी तरफ से मनोहर जी की घबराई हुई आवाज सुनाई देती है, तरुण वापस आ रहा है, जल्दी घर आ जाओ। यह सुनते ही अनुपमा के चेहरे की शांति अचानक चिंता में बदल जाती है। वह बिना समय गवाए वहां से निकल जाती है। इधर दूसरी ओर ख्याति अपनी ही चालों में व्यस्त थी। डांस एकेडमी में एडमिशन के लिए कई कॉल्स आ रहे थे, लेकिन वह हर एक कॉल को बहाने बनाकर मना कर देती है। तभी पराग वहां आता है और गुस्से में कहता है कि यही वजह है कि कोई भी स्टूडेंट एकेडमी में दाखिला नहीं ले रहा, क्योंकि ख्याति खुद उन्हें रोक रही है। वह ख्याति से सीधा सवाल करता है कि आखिर वह चाहती क्या है। ख्याति बेझिझक कहती है कि वह राही के डांस से परेशान हो चुकी है, उसे अब रसोई में अपनी बहू चाहिए, न कि मंच पर। पराग यह सुनकर नाराज हो जाता है और कहता है कि अगर बहुओं को रसोई में ही रखना है तो यह नियम माही पर भी लागू होगा। वह कहता है कि माही और राही दोनों घर के काम करेंगी। इस पर ख्याति कहती है कि माही तो अकेली है, उसका कोई नहीं। पराग उसकी बात काटते हुए कहता है कि क्या तुम्हें इस बात से तकलीफ है कि राही अकेली नहीं है। ख्याति कहती है कि राही को पत्नी का धर्म निभाना चाहिए। इस पर पराग भी तंज कसते हुए कहता है कि ख्याति को भी अपने कर्तव्य निभाने चाहिए। ख्याति गुस्से में कहती है कि जैसे मोटी बा ने उसे कभी काम नहीं करने दिया था, वह भी राही को वैसा ही अनुभव देना चाहती है। दोनों के बीच बहस तेज हो जाती है। ख्याति चिल्लाकर कहती है कि यह नाच गाना बंद आप कराएंगे या मुझे करना होगा। पराग गंभीर लहजे में कहता है कि अगर आपने अपनी बहू को खुलकर जीने नहीं दिया तो मैं खुद उससे बात करूंगा। वह गुस्से में वहां से चला जाता है। उधर जैसे ही अनुपमा मनोहर जी के घर पहुंचती है, वह देखती है कि तरुण उन्हें कुछ कागजों पर साइन करने के लिए मजबूर कर रहा है। मनोहर जी बार बार मना कर रहे होते हैं, लेकिन तरुण गुस्से में कहता है कि अगर उन्होंने साइन नहीं किए तो वह उनके हाथ तोड़ देगा। यह सुनकर मनोहर जी सहम जाते हैं। उसी समय दरवाजा खुलता है और अनुपमा पुलिस के साथ अंदर आती है। वह सख्ती से कहती है, इनके हाथ छोड़ दो। तरुण हक्का बक्का रह जाता है।
अनुपमा तुरंत पुलिस के सामने सच्चाई रखती है कि तरुण को अपने पिता से कोई लगाव नहीं है, उसे केवल उनकी संपत्ति से मतलब है। वह बताती है कि किस तरह तरुण ने जबरदस्ती साइन करवाने की कोशिश की। पुलिस तरुण को गिरफ्तार करने लगती है, लेकिन वह चिल्लाकर उल्टा अनुपमा पर ही इल्जाम लगाने लगता है। वह कहता है कि अनुपमा झूठ बोल रही है, वह खुद मनोहर जी को फंसा रही है ताकि उनकी प्रॉपर्टी हड़प सके। यह सुनकर अनुपमा हैरान रह जाती है, लेकिन मनोहर जी आगे बढ़ते हैं और सारा सच बताते हैं। वह पुलिस को बताते हैं कि तरुण किस तरह उन्हें डराकर साइन करवा रहा था। वह इंस्पेक्टर से कहते हैं कि इसे यहां से ले जाइए। इंस्पेक्टर भरोसा दिलाता है कि वे उनकी मदद के लिए हैं। पुलिस तरुण को पकड़कर ले जाती है, लेकिन जाते जाते तरुण जहर उगलता है। वह अपने पिता से कहता है कि काश तू जल्दी से मर जाए, तेरी अंतिम क्रिया भी नहीं करूंगा, तुझे मोक्ष भी नहीं मिलेगा। ये शब्द सुनकर वहां सन्नाटा छा जाता है। अनुपमा गुस्से में कहती है कि अब अगर तुम्हारा एक भी कॉल आया तो मैं सीधे कोर्ट जाऊंगी। मैं तुम्हें पंडित जी को और परेशान नहीं करने दूंगी। पुलिस तरुण को ले जाती है। मनोहर जी वहीं बैठ जाते हैं, उनके चेहरे पर गहरा दुख होता है। वह थकी हुई आवाज में कहते हैं कि कोई बेटा अपने पिता की मौत की दुआ कैसे कर सकता है। फिर वह अनुपमा की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि आज मैंने एक बेटा खोया है, लेकिन मुझे एक बेटी मिल गई है। अनुपमा भावुक होकर उनकी आंखों में देखती है। मनोहर जी आगे कहते हैं कि तुमने हमें फिर से हमारी कला से जोड़ा है, वरना हमारा बेटा तो हमारी कला की हत्या कर चुका था। अनुपमा उन्हें सांत्वना देती है और भरोसा दिलाती है कि वह उनका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। मनोहर जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अब हमें कंपटीशन की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि समय बहुत कम है। अनुपमा सिर हिलाकर सहमति जताती है। वह कहती है कि हम सब पूरी ताकत से मेहनत करेंगे। मनोहर जी कहते हैं कि जब नटराज का आशीर्वाद साथ हो तो कोई भी राह मुश्किल नहीं होती। इस भावुक क्षण के साथ दिन समाप्त हो जाता है। अगले दिन का सूरज एक नई चुनौती लेकर आता है। सरिता अभ्यास के दौरान अचानक कहती है कि उससे अब डांस नहीं होगा। उसका आत्मविश्वास टूट चुका होता है। अनुपमा प्यार से उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि जब तक तुम प्रयास नहीं करोगी तब तक हार भी नहीं मानोगी। वह उसे भरोसा दिलाती है कि अगर वह चाहे तो सब कुछ मुमकिन है। इसी बीच अनुपमा को हरिता की चिंता होने लगती है। वह पूछती है कि वह अभी तक क्यों नहीं आई। तभी सरिता बताती है कि हरिता अपने पति और ससुराल वालों के अत्याचार सह रही है और वह मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत परेशान है। यह सुनकर अनुपमा के भीतर एक आग सी जल उठती है। वह फैसला करती है कि वह हरिता की मदद जरूर करेगी और उसे उस नरक से बाहर निकालेगी। उधर राही को एक झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि प्रेम पहले ही अनुपमा से मिल चुका है। यह जानकर उसके दिल में अनुपमा के प्रति जो दूरी थी वह और गहरी हो जाती है। इस तरह हर किरदार की जिंदगी में उथल पुथल चल रही थी। कोई अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहा था, कोई रिश्तों की उलझनों में फंसा था और कोई सपनों को साकार करने के संघर्ष में था। लेकिन इन सब के केंद्र में थी अनुपमा, एक बेटी, एक गुरु, एक औरत जो हर रूप में सबका संबल बनी हुई थी।